तो चलिए शुरू करते हैं टोका द बैनिश हीरो की दास्तान, जिसका हर कदम सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट रेवेंज की तरफ ही जाता है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये रिकैप आपके होश उड़ा देगा। और इतना ही नहीं, उसका इस रिवेंज लेने में एल प्रिंसेस और बाकी कुछ लोग भी उसकी मदद करेंगे। और वो ये कैसे करेंगे ये बात तो आपको वीडियो देखने पर ही पता चलेगी। टोका का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था क्योंकि उसे अपने ही घर में उसके पिताश्री द्वारा सताया और पीटा जाता था। बेचारा बच्चा हर रोज पिटाई झेलता था, मुश्किल से कुछ खाने को मिलता था और एक कोने में सिमट कर खुद को बचाने की कोशिश करता था। और उसकी बिगड़ी हुई माँ बस टीवी देखती हुई उसकी चीखों को नजरअंदाज करती रहती थी जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। फिर उस पुरानी याद का सपना देखकर टोका अपनी नींद से बस में जागता है और देखता है कि तभी उसका क्लास बुली सूगो एक अच्छी लड़की आयाका को परेशान कर रहा है। सूगो उसकी किताब छीनकर इसे हवा में घुमाता है और उसे ये कहकर चिढ़ाता है कि वो लड़कियों वाली नॉवल पढ़ रही है, जैसे ये बेवकूफ समझ ही नहीं सकता कि लड़कियां जो चाहे पढ़ सकती हैं। टोका कल्पना करता है किसी टीवी शो में वो अगर आगे बढ़कर बुली रोक देता तो सब उसकी इज्जत करते, लेकिन उसे पता है कि वास्तव में बस में कोई उसकी इस बहादुरी की परवाह नहीं करेगा और अगर वो आयाका के लिए खड़ा होगा तो उसकी कमजोरी के कारण उसे फिर से पिटाई खानी पड़ेगी और कुछ नहीं। ज्यादातर मसूल लड़के लड़कियां सूगो का साथ देते हैं और आयाका का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो स्वयं निशाना बन जाए सूगो का। बेकार सा टीचर भी सोती हालत में पड़ा होता है जबकि सूगो लड़की पर दबाव बनाता रहता है कि वो अपना नंबर दे दे। अचानक ही टोका खड़ा हो जाता है और सूगो की आंख में देखकर उसे कहता है कि आयाका को छोड़ दे। सूगो हंसता हुआ उसे कमजोर और बेकार बुलाता है। तभी अचानक क्लास का सबसे मसूल लड़का कीरीहारा यानी कीरी सूगो से कहता है कि किताब वापस कर दे। कीरी की सूगो बात सुन लेता है और किताब आयाका को दे देता है, लेकिन फिर एक दूसरे नर्ड यासु को सताने चला जाता है। टोको ये सोचता है कि कीरीहारा ने आयाका के लिए क्यों बोला क्योंकि आमतौर पर वो ऐसा नहीं करता, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए कुछ अजीब घटना हो जाती है। बस में सब लोग एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां सब हैरान खड़े होते हैं इस बिल्कुल अजीब जगह में, जहां एक बहुत सुंदर औरत पुल पर खड़ी अपना परिचय देती है गॉडेस वीसियस के रूप में। वो बताती है कि जब भी कोई डीमन किंग तबाही मचाने की कोशिश करता है तो एलियन का राज अन्य दुनिया से सबसे ताकतवर योद्धाओं को बुलाता है। 200 साल पहले एक डीमन किंग ने उनके राज को लगभग मिटा दिया था, लेकिन कुछ हीरो ने उसे हरा दिया और पूरी डीमन सेना को तबाह कर दिया। दुर्भाग्य से अब डीमन किंग दोबारा लौट आया है, इसलिए इन सबको यहाँ बुलाया गया है ताकि वे नए हीरो के रूप में उसे हरा सकें। विद्यार्थी उलझन में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि क्या वे मर चुके हैं या ये कोई मजाक है। उनका टीचर उन्हें चुप रहकर गॉडेस की बात सुनने को कहता है। टोका आसपास प्राचीन इमारतों को देखता है, सैनिकों को लोहे के कवच और भाले के साथ और गॉडेस को सुनहरी आंखों के साथ। वो खुद को पिंच करके देखता है क्या ये सपना है या हकीकत। कीरीहारा आगे बढ़कर गॉडेस से पूछता है कि अगर वे सभी सहयोग ना करें तो क्या होगा। गॉडेस मुस्कुराकर कहती है कि फिर वो उन्हें उनकी दुनिया में वापस नहीं भेज पाएगी। जब कीरीहारा पूछता है कि क्या सच में वापस जाने का कोई रास्ता है तो विशेष बताती है कि एक रिवर्स समनिंग क्रिया है, लेकिन उसके लिए उन्हें डीमन किंग को मारकर उसका एसेंस और विशेष वस्तु इविल एलिमेंट लानी होगी जो सिर्फ डीमन किंग की मौत पर ही मिलती है। सूगो चीखते हुए गॉडेस से कहता है कि बिना उनकी मर्जी के उन्हें यहाँ लाकर गॉडेस ने बहुत बड़ी गलती की है और वो इस समय मदद करने से सख्त इनकार कर देता है। तब विसियस घुटनों पर बैठकर सभी से अनुरोध करती है कि उसके राज को तबाही से बचा ले। आयाका बोलती है कि वे सब आम इंसान हैं जो डीमन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विसियस बताती है कि उनके अंदर छिपी हुई ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें उनका अभी पता नहीं है। सूगो इसे मजाक ही समझता है। तब विसियस प्रमाण देने का फैसला करती है। वो एक वॉर ऑफ प्रिजनर को और एक बहुत विशाल डीमन डॉग को बुलाती है। डीमन डॉग तुरंत कैदियों पर झपट्टा मारकर उन्हें चीर फाड़ देता है। ये देखकर कुछ लड़कियां डर के मारे जमीन पर गिर जाती हैं, जबकि विसियस उस राक्षस को घूरती है, फिर मंत्र बोलती है और उसे ज्वाला में जलाकर राख कर देती है। फिर वे सभी विद्यार्थियों को बुलाती है और कहती है कि अब उनकी छिपी शक्तियों का परीक्षण होगा। एक एक करके सब उस क्रिस्टल बॉल के पास जाते हैं जो विभिन्न रंगों से चमकता है और उनकी कलाओं यानी स्किल और क्लास को दिखाता है। पर जैसे ही सूगो अपना हाथ क्रिस्टल पर रखता है वो तेज लाल रंग में चमकने लगता है। गॉडेस मुस्कुराकर कहती है कि उसके पास ए रंग की कला है, जिससे सूगो का घमंड और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर कीरीहारा आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल को छूता है वो तेज सुनहरे रंग में चमकने लगता है और फिर सीधा फट जाता है। उसके बाद आयाका आगे आती है और पता चलता है कि वो एस रैंक है और जब और विद्यार्थी आते हैं एक और लड़की क्रिस्टल को छूती है और वो भी एस रैंक निकलती है। सैनिक इसको देखकर होश खो बैठते हैं, जबकि विशे समझाती है कि एक एस रैंक का मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य वाली बात होती है उनके लिए, लेकिन अभी 3 एस रैंक होना असाधारण किस्मत जैसा है। फिर टोका क्रिस्टल के पास जाता है, लेकिन जब वो इसे छूता है तो वो सिर्फ एक कमजोर सा बैगनी रंग दिखाता है। गॉडेस उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती और सीधा अगले व्यक्ति को आने को कहती है। टोका पूछने की कोशिश करता है कि उसकी रंग क्या है, पर विशेष उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। टोका समझ जाता है कि इस नई दुनिया में भी वो सिर्फ एक पिछला दर्शक यानी बैकग्राउंड कैरेक्टर ही बना रहेगा। उसके बाद यासु जो एक नर्ड था क्रिस्टल के पास जाता है और पता चलता है कि उसके अंदर एक विशेष अंधकारी शक्ति है जो एक पुराने डार्क हीरो के पास भी थी और जो सबसे शक्तिशाली सेज बना था भविष्य में। अंत में सब लोग अपना स्टेटस देखते हैं, जबकि गॉडेस उन्हें बताती है कि उनके पास व्यक्तिगत क्षमताएं हैं जो व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होते हैं यानी यूनिक स्किल। फिर वो ये बड़ा सच बताती है कि अब उन्हें एक अत्यंत जरूरी क्रिया करनी होगी। फिर वो टोका को सामने बुलाती है और एक गार्ड उसे जोर से धक्का देता है। गॉडेस उसे एक अंधकारी खाई में भेज देती है और घोषणा करते हैं कि टोका एक ई रैंक का है जो पूरी क्लास का सबसे नीचा स्तर होता है। इतिहास में ई रैंकर हमेशा समस्या पैदा करते आए हैं, इसलिए उन्हें आमतौर पर मार दिया जाता है, लेकिन इस बार इतने ताकतवर हीरो के होने के कारण वो ई रैंक को जिंदा रहने का एक मौका दे रही है। पर उसे एक दूर खतरनाक डंजन में भेजा जाएगा जहाँ अपराधियों और राक्षसों को फेंका जाता है, जिसे डिस्पोजल ऑफ रूइंस कहा जाता है। वो कहती है कि अगर टोका वहाँ बच गया तो उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा और उसकी जान बची रहेगी, वरना उसे अपनी मौत स्वीकार करनी होगी रूइंस के अंदर। ये सुनकर टोका बहस करता है कि वो बेहतर हो सकता है, लेकिन गॉडेस उसे रोक देती है और कहती है कि वो फेलियर फ्रेम कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब ये है कि उसके स्टैट्स इतने कमजोर हैं कि चाहे कितनी
कितनी भी मेहनत करे वो कभी बेहतर नहीं हो सकता। टोका गुस्से से भर जाता है और कहता है कि उसे इस दुनिया में आने का चुनाव कभी मिला ही नहीं, बल्कि उसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है और अब उसे बेकार समझकर फेंक दिया जा रहा है। ये क्या बात हुई? लेकिन किरीहारा बोल पड़ता है कि टोका सबका समय बर्बाद कर रहा है क्योंकि लड़कियां पहले ही थक चुकी हैं। सब टोका को ही गला ठहरा देते हैं और वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। फिर यासू उसके पास आता है। टोका को याद आता है कि उसने एक बार यासू की मदद की थी जब उसे सताया गया था, इसलिए यासू उसकी मदद कर सकता है। लेकिन यासू टोका की बेइज्जती कर देता है और कहता है कि एक ई रैंकर को अपने ऊपर वालों से अधिक सम्मान दिखाना चाहिए। टोका की सारी आशा टूट जाती है जब गॉडेस क्रिया शुरू करती है और उसे एक चमड़े का थैला देती है जो उसका विशेष वस्तु होती है, लेकिन वो भी पूरी तरह से बेकार निकलती है। आया का टोका का साथ देने की कोशिश करती है और कहती है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वीसीएस टोका से छुटकारा पाने के लिए आयाका को बेहोश कर देती है ताकि वो और कुछ न कहे। टोका हद से ज्यादा गुस्से से भर जाता है और अपना हाथ उठाकर गॉडेस पर पैरालाइज मंत्र चलाता है, लेकिन गॉडेस आसानी से उसे रोक देती है और टोका का मजाक उड़ाती है कि उसकी ई रैंक कलाओं में कोई ताकत नहीं है, इसलिए वो उसे मार नहीं सकता। तब किरीहारा अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक विशाल आग का गोला बनाता है और घमंड से कहता है कि उसने इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही माना इस्तेमाल किया है और देखो कितना बड़ा ब्लास्ट हो गया। सब लोग टोका और उसके बीच की शक्तियों का फर्क देखकर हंसते हैं। टोका सिर झुकाकर आंसू बहाने लगता है, उसे अपने बचपन के सारे आंसू याद आते हैं। तभी उसकी आत्मा जैसे उसे कहती है कि अब अच्छा बनने का नाटक बंद करे और अपने सच्चे अंधेरे दिल को दिखाए जिसे वो इतने सालों से दबाया बैठा है। टोका आखिरी बार ऊपर देखता है, उसकी आंखों में घृणा भरी होती है और वो गॉडेस को गाली देता है और चेतावनी देता है अगर वो जिंदा बच गया तो सबको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। अगले ही पल वो एक अंधेरी गुफा में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वो अपना स्टाइल देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा इतना गहरा होता है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। तब वो चमड़े के थैले में थोड़ा माना डालता है और उसका रतन चमकने लगता है जैसे एक लालटेन की तरह और वो गुफा में आगे बढ़ता है। अचानक उसे एहसास होता है कि वो कई हड्डियों पर चल रहा है और वो डरा हुआ सोचता है कि इन सबको आखिर किसने मारा होगा। तब एक खतरनाक राक्षस उस पर हमला कर देता है। टोका मुश्किल से बचकर भाग पड़ता है। राक्षस का पीछा करते हुए पीछे आ रहा होता है। टोका सोचता है क्या वो मुड़कर लड़ने की कोशिश करे, लेकिन उसे पता होता है कि स्तर का फर्क इतना ज्यादा है कि उसके लिए राक्षस से लड़ना असंभव है और अगर वो रुक गया तो तुरंत मारा जाएगा, इसलिए वो भागता रहता है। डर उसके अंदर घर कर लेता है और वो रोते हुए भागता है। तभी वो जमीन से निकलते हुए एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़ता है। उसे लगता है जैसे उसकी मौत उसके सामने मुस्कुरा रही हो और अपनी जिंदगी की बर्बादी को सोचकर वो निराशा से भर जाता है। जब राक्षस उसे मारने ही वाला होता है, टोका मजबूरी में पैरालाइज मंत्र चला देता है और उसकी हैरानी होती है कि राक्षस वहीं जम जाता है। वो तुरंत आगे भागता है, लेकिन तब एक पक्षी जैसा राक्षस उसके सामने आकर उसे मारने के लिए कदम बढ़ाता है। टोका पर डरने को तैयार नहीं होता। वो फिर से अपना हाथ उठाकर पैरालाइज मंत्र चला देता है और राक्षस जम जाता है। जब उसे समझ आता है कि उसका मंत्र वास्तव में काम करता है, लेकिन थकान उसे घेर लेती है। जब वो अपने स्टैट्स देखता है तो पता चलता है कि उसका माना लगभग समाप्त हो चुका है। फिर भी उसके पास एक आखिरी कोशिश बची होती है। वो राक्षस पर पॉइजन मंत्र चला देता है और ये देखकर चौंक जाता है कि मंत्र बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करता है। राक्षस का शरीर काला पड़ने लगता है और वो खून बहाने लगता है। टोका गुफा की जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है कि उसके मंत्र इतनी आसानी से राक्षसों को कैसे हरा सकते हैं। तब अचानक उसके पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है कि पहले वाला मिनोटॉर राक्षस पैरालाइज से आजाद हो गया और उस पर हमला करने वाला है। इस बार टोका भागने की जगह अपने सालों का दबा हुआ गुस्सा याद करता है जो उसे बेकार समझने, सताने और नीचे दिखाने से जमा हुआ है। पूरी तरह थका होने के बाद भी वो अपना हाथ उठाता है और कसम खाता है कि जिंदा रहने के लिए वो किसी भी राक्षस को मारेगा और अपनी जिंदगी बचाकर ही रहेगा। वो राक्षस को युद्ध की चुनौती देता है बिना ये जाने कि वो जिंदा बच पाएगा या नहीं। टोका को लगता है कि उसके पास अभी भी उसका प्राकृतिक माना होना चाहिए जो उसके स्टेट्स में दिखाई भी नहीं देता। आगे वो ये भी सोचता है कि जब वो उस चीज को भी इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा। साथ ही वो सबसे बुरे संभावित परिणाम सोचकर पसीना पसीना हो रहा होता है। उसे पता होता है कि उसका माना इतना नहीं है कि वो जमीन की सतह तक वापस पहुंच सके। फिर वो सोचना बंद कर देता है और सामने खड़े राक्षस पर पैरालाइज मंत्र चला देता है, लेकिन ये काम नहीं करता। तब उसे समझ आता है कि एक ही लक्ष्य पर बार बार एक ही कला इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इसलिए वो राक्षस को स्लीप स्किल से सुला देता है और पॉइजन से उसे मार डालता है। वो समझता है कि उसकी कलाओं पर और भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए जैसे ये वाली, और प्राकृतिक माना का इस्तेमाल उसे बहुत थका देता है। फिर उसके सामने मॉन्स्टर का झुंड आ जाता है और उसे अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद कम लगने लगती है, पर वो हार नहीं मानता और लड़ने के लिए तैयार होते हुए हंसते हुए आगे बढ़ता रहता है। वो जितने मॉन्स्टर को पैरालाइज कर सकता है करता जाता है और उसका प्राकृतिक माना खत्म होने ही वाला होता है। उसकी होश की रोशनी कम होने लगती है, लेकिन वो किसी तरह जिंदा रहता है जबकि और मॉन्स्टर्स पर हमला करते आते हुए दिखाई देते हैं उसको। टोका सोचता है कि ये शायद उसका अंतिम समय है, पर फिर भी वो पैरालाइज चलाता रहता है क्योंकि वो हार नहीं मानने वाला। चाहे वो कितनी बार इस्तेमाल करे, मॉन्स्टर की संख्या बढ़ती ही जाती है, कम होने का नाम ही नहीं लेती। और वो अपनी अंतिम पैरालाइज स्किल भी चला देता है जिससे माना भी अब लगभग शून्य हो जाता है। तभी उसे एक सूचना मिलती है कि उसका स्तर बढ़कर 258 हो गया है। वो तुरंत ही सामने खड़े मॉन्स्टर को पैरालाइज करके गिरा देता है। फिर उसे पता चलता है कि जिस राक्षस को उसने पहले पॉइजन दिया था वो मर गया है और उसे टोका को बहुत अधिक अनुभव प्राप्त होता है। इससे उसे हिम्मत मिलती है और वो आगे लड़ता रहता है। जितने भी मॉन्स्टर उसकी नजर में आते हैं उन्हें पैरालाइज करता जाता है, जिससे उसकी पैरालाइज स्किल का स्तर भी बढ़ रहा होता है क्योंकि वो उसे बार बार इस्तेमाल जो कर रहा होता है। वो सोचता है कि ऐसे लेवल बढ़ाकर वो नई कलाएं भी सीख सकता है, लेकिन अब इसके बारे में सोचना बेकार है क्योंकि अभी जिंदा रहना सबसे जरूरी है। तब उसे पता चलता है कि वो अब एक ही बार में कई मॉन्स्टर को निशाना बना सकता है। वो सबको पैरालाइज कर देता है और सोचता है कि शायद गॉडेस ही एक ऐसी व्यक्ति है जिस पर उसकी पैरालाइज काम नहीं करती। वो थोड़ा अहंकारी होकर सोचता है कि इस डंजन में उसका पैरालाइज अब तक 100% सफल रहा है। फिर वो देखता है कि पीछे के मॉन्स्टर तक उसका जादू नहीं पहुंचता, जिससे उसे पता चलता है कि उसके इन्फ्लिक्ट स्टेटस एलिमेंट जैसे मंत्रों की एक सीमित दूरी होती है। वो समझ गया होता है कि एक ही मॉन्स्टर पर एक ही किला बार बार नहीं चल सकती, इसलिए वो सारे पैरालाइज मॉन्स्टर को पॉइजन कर देता है, जिससे उसकी पॉइजन स्किल का स्तर भी बढ़ जाता है। उसके लिए मॉन्स्टर सिर्फ अनुभव
बदलाव के बिंदु हैं। फिर वो अपने स्टैट चेक करता है और देखता है कि लेवल बढ़ने के साथ साथ सब कुछ कई गुना बढ़ गया है। उसका माना बहुत ज्यादा हो गया है, पर उसे ये कबूल करना होगा कि उसका माना ही उसका जीवन दान है, क्योंकि इससे वो अपनी विशेष कला इस्तेमाल कर सकता है। अगर माना खत्म हो गया तो वो तुरंत मारा जाएगा। वो थोड़ी देर आराम करता है। पॉइजन वाले मॉन्स्टर एक एक करके मरने लगते हैं। वो लेवल बढ़ाते हुए 395 तक पहुंच जाता है। फिर वो पॉइजन मॉन्स्टर को सुला देते हैं और उसकी स्लीप स्किल लेवल 2 तक बढ़ जाती है। जब सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं उसका स्तर 501 हो जाता है। वो सोचता है कि अब के स्टैट्स के साथ शायद वो इस डंजन से जिंदा निकल सकता है। वो पीछे खड़े मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाते हैं। बाद में वो पास ही एक लाश से एक चादर और कोई उपयोगी चीजें उठाता है। उसे पता होता है कि उसे खाना और पानी भी ढूंढना होगा। वो आगे बढ़कर इन चीजों को ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब उसे याद आता है कि जो मॉन्स्टर उसने मारे थे शायद वे काऊ या मुर्गियों जैसे ही होंगे। वो उन मॉन्स्टर के पास वापस जाता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका चमड़ा बहुत सख्त होता है। तब वो उनकी आंखें निकालकर बहुत मुश्किल से खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्वाद इतना बुरा होता है कि वो उसे नगल नहीं पाता। उसकी ताकत खत्म होने लगती है और उसे लगता है कि शायद वो यहीं मरने वाला है और यही उसका अंत है। तभी उसके चमड़े के थैले पर लगे रत्न का रंग थोड़ा बैंगनी दिखाई देता है। वो अपनी जादू शक्ति उस थैले में डालता है और रत्न अपना साधारण रंग में लौट आते हैं। अचानक थैला भारी होने लगता है और उसके अंदर एक बोतल कोला की और कुछ स्नैक के पैकेट मिलते हैं, जो उसको बचाने और उसकी भूख मिटाने में मदद करते हैं। अभी के लिए उसे नहीं पता था कि थैला और चीजें दे पाएगा या नहीं, इसलिए वो अगले कुछ दिन तक लैब्रिंथ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए घूमता रहता है। कुछ दिनों बाद उसे मॉन्स्टर से घिरा हुआ दिखाया जाता है, जिन्हें वो पैरालाइज और पॉइजन करके शांति से उनके मरने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो मर जाते हैं टोका का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ये दृश्य जो टोका ने खुद पैदा किया होता है एक रक्त रंजित कत्लेआम जैसा लगता है। टोका ये देखकर वो पड़ता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो कितनी खतरनाक चीजें कर सकता है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब वो सोचता था कि अपने माता पिता को मार दे क्योंकि वे इसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन उसके चाचा चाची ने उसे बचाकर उसे एक सामान्य जिंदगी दी और सिखाया कि दयालु और संवेदनशील कैसे बनना है। उसे लगा था कि वो उनकी तरह बन गया है, लेकिन अब इस दुनिया में आने के बाद पता चला कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था इतने सालों से। ये जानकर उसे अपने आप से ही डर लगने लगता है, लेकिन उसे ये भी पता चल जाता है कि यही उसका सच्चा स्वरूप है। सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं, उसका लेवल बढ़कर 957 हो जाता है। वो वहाँ पड़े ह्यूमन अवशेषों के लिए प्रार्थना करता है और आगे बढ़ता है। एक और मॉन्स्टर को पैरालाइज और पॉइजन करता है। फिर उसे लगता है कि ये जगह पहले के कंपैरिजन में काफी अलग है। वो इधर उधर घूमकर एक क्रिस्टल देखता है जो उसके थैले में रखे रत्न जैसा लगता है। वो इसमें जादू डालता है, दरवाजा खुल जाता है। अंदर उसे एक मरे हुए जोड़े का शरीर मिलता है, जिनके पास न खाना था न पानी। लगता था कि वे दोनों यहाँ मरने का फैसला कर ही आए थे, इसलिए बैठे बैठे मारे गए। वो उनकी चीजें चेक करता है और कुछ रत्न मिलते हैं। सोचता है कि शायद जमीन की सतह पर उसे इनकी जरूरत पड़े, इसलिए वो उन्हें रख लेता है। फिर वो और रूइंस देखता है और एक ऐसे रूम मर जाता है जिसे खोलने में बहुत ज्यादा माना लगता है। अंदर उसे एक और लाश मिलती है जिसमें एक अलग घाव होता है जो शायद उसकी मौत का कारण बना है। उसके पास एक पत्र मिलता है जिसे पढ़कर टोका समझ जाता है कि उस आदमी का नाम एंगलैंड बोअर था, जिसे लोग ग्रेट सेज बुलाते थे, लेकिन वो ज्यादा एंगलैंड द हीरो ऑफ डार्कनेस के नाम से जाना जाता था। आगे पत्र पढ़ने पर टोका को ये पता चलता है कि गॉडेस ने एंगलैंड का काम खत्म होते ही उसे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया ताकि वो मर जाए, क्योंकि वो उसकी और काम का नहीं था। एंगलैंड जो सामान इस डंजन में लेकर आया था वो किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो इतनी हिम्मत रखता हो कि यहाँ से जिंदा बाहर निकल सके, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ मरने वाला वो है। टोका सोचता है कि देवी ने कहा था कि महाराक्षस साम्राज्य बुरा है, पर वो देवी उससे भी ज्यादा बुरी है और वो इन दोनों से कुछ अलग नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि ये तीनों बुरी शक्तियां के बीच की लड़ाई होने वाली है। फिर उसे अंधेरे हीरो के सामान में एक विधि निषेध कलाओं की पुस्तक मिलती है। उस पुस्तक में जादू के औजारों और दवाइयों की विधियां लिखी होती हैं, जिससे टोका को समझ आ जाता है कि ये बाद में उसके बहुत काम आएगी। उसे एक निषेध जादू यानी फॉरबिडन मैजिक का स्क्रोल भी मिलता है, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाता। पर टोका को पूरे यकीन होता है कि उसमें बहुत शक्तिशाली जादू होगा, क्योंकि महर्षि ने भी इसे पूरी मेहनत से छुपाकर रखा था गॉडेस से। शायद अगर वो उसे समझ पाए तो ये गॉडेस के खिलाफ उसका एक गुप्त अस्त्र बन सकता है। रूइन से निकलने से पहले उसे एक खून से लिखा हुआ पन्ना दिखता है। उसमें टोका को चेतावनी दी गई थी कि सोल ईटर से सावधान रहे, क्योंकि वही सबको मार डालने का कारण है इस डिस्पोजल रूइंस में। फिर टोका अपनी यात्रा जारी रखता है। कुछ देर बाद उसे एक विशाल गेट दिखता है और वो सोचता है कि शायद ये सतह तक पहुंचने का रास्ता ऊपर। इस दरवाजे को खोलने के लिए उसे क्रिस्टल भी चाहिए होगा जो उसकी की है। उसे एहसास होता है कि वो क्रिस्टल सोल ईटर के पास ही होगा, इसलिए वो उस महाराक्षस से लड़ने से पहले अपने स्टैट चेक करता है। इसमें उसकी लेवल 1229 होती है। उसे लगता है कि इतनी शक्ति काफी होगी उस राक्षस को मारने के लिए। वो आशा करता है कि उसकी यूनिक स्किल सोल ईटर पर काम करे। तभी वो एक चेहरा देखता है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि यही वो सोल ईटर मॉन्स्टर है जिसने सबको मारा है। वो उसे पैरालाइज करने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर एक बीम चला देता है जिससे वो स्किल यूज नहीं कर पाता और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। टोका हाथ बांधता है और सोचता है कि ये बीम तभी चलती है जब कोई उस पर हमला करने की कोशिश कर। उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर की कोई कमजोर बिंदु नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि अब क्या करा जाए, क्योंकि वो स्किल का नाम बोलकर ही उन्हें यूज कर सकता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे एक पल भी फुर्सत नहीं देगा। और दूसरी बात, वो दूर से भी इस मॉन्स्टर को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी यूनिक स्किल की एक सीमित सीमा होती है। टोका सोचता है कि शायद उसे और लेवल बढ़ानी पड़ेगी इससे पहले कि वो इस मॉन्स्टर से टकरा सके।
पर उसे लगता है कि ये सब बेकार है अगर वो अपनी यूनिक स्किल का उपयोग ही नहीं कर पाया तो। तभी वो मॉन्स्टर हिलना शुरू कर देता है। टोका सोचता है कि सोल ईटर ही वजह होगी, कोई भी यहाँ से कभी जिंदा नहीं निकल पाया और अगर वो उसे मारे तो शायद वो यहाँ से निकल सकेगा, नहीं तो सभी लोगों की तरह यहाँ ही उसकी मौत निश्चित है। इसके साथ ही रुइंस के बाहर एक लड़की अपने पीछा करने वालों से भाग रही होती है। वो डिस्पोजल रुइंस के सामने खड़ी होती है, सोचती है कि शायद वो यहाँ छुपकर अपना पीछा करने वालों से छुटकारा पा सके। दूसरी ओर रुइंस के अंदर सोल ईटर टोका पर दूर से ही बीम चला रहा होता है और उसके मुंह से कोई गंदा सा चिपचिपा पदार्थ निकलकर नीचे टपक रहा होता है। अगले ही पल वो चिपचिपा पदार्थ एक नए मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है। टोका समझ जाता है कि सोल ईटर उसे अन्य इंसानों के चेहरे दिखाकर उनकी मौत से पहले के भयानक भाव दिखाकर उसे परेशान करना चाहता है और टोका को यह भी लगता है कि ये मॉन्स्टर उसकी प्रतिक्रिया देकर अपना मनोरंजन करना चाहता है और कुछ नहीं। तभी सोल ईटर दीवार तोड़कर अचानक टोका के बिल्कुल पास आ जाता है। टोका फिर उन मनुष्य मॉन्स्टर को पैरालाइज करता है पर उन्हें पॉइजन देने का हौसला नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंसान जैसे लग रहे होते हैं और टोका सोचता है कि अभी इतने नीचे वो नहीं गिरा कि अपने जहर से इंसानों को भी मार। सोल ईटर टोका को इस संघर्ष में देखकर मजे ले रहा होता है, इसलिए वो और ज्यादा मानव आकार वाले मॉन्स्टर बना देता है। टोका उनसे पीछे हटने की विनती करता है और बहुत ज्यादा रोता है, सोचता है कि वो अपनी मानवता खो देना नहीं चाहता। वो सभी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं जहाँ टोका को लगता है कि सोल ईटर उसकी घबराहट देखकर बहुत ही उत्साहित है। टोका किसी को मदद के लिए पुकारता है पर कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। फिर टोका देखता है कि सोल ईटर की भावनाएं अपने शिखर पर पहुंच गई हैं, इसलिए वो उसे पैरालाइज कर देता है और बताता है कि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब मॉन्स्टर अपना ध्यान हटा दे और ये अच्छा हुआ कि मॉन्स्टर को कभी पता ही नहीं चला कि उसने पूरे वक्त अपना हाथ नीचे नहीं किया था और वो कभी भी हमला करने को तैयार था। वो कहता है कि जो लोग अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं वो हमेशा कमजोर लगने वालों के सामने अपनी सतर्कता छोड़ देते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। टोका की पैरालाइज स्किल अब तक लेवल 3 तक बढ़ चुकी होती है और वो सीधा सोल ईटर को बता देता है कि उसकी सारी हिचकिचाहट और डर सिर्फ एक नाटक था और कुछ नहीं। टोका बताता है कि वो सालों से एक सीधे साधारण और नुकसान रहित इंसान का नाटक कर रहा था। उसने खुद को इतना धोखा दे दिया कि वो खुद ही भूल गया कि असल में वो कौन है। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के मनुष्य मॉन्स्टर को पॉइजन दे देता है और अब वो पीछे नहीं हट रहा, चाहे वो मॉन्स्टर कितने भी इंसान जैसे क्यों न लगते हैं। उसे खुशी होती है कि उसके स्टैट्स यहाँ सबसे कमजोर थे और इसलिए सभी मॉन्स्टर ने उसे हल्के में लिया पर इसी वजह से वो अब तक जिंदा है। टोका विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि एक शक्तिशाली सोल ईटर को उस व्यक्ति ने मार गिराया जिसे यहाँ मरने के लिए भेजा गया था। सोल ईटर हिलने की बहुत कोशिश करता है पर वो व्यर्थ होता है। टोका देख लेता है कि सोल ईटर पैरालाइज होते हुए भी हिलने की कोशिश कर रहा है जिससे उसे और नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं। तब वो उसे पॉइजन करता है और उसका पॉइजन स्किल भी लेवल 3 तक बढ़ जाता है और जैसे ही सोल ईटर मर जाता है उसके द्वारा निगले गए सभी लोगों की आत्मा मुक्त हो जाती है। सबकी आत्मा टोका को उनकी जान बचाने के लिए पहले तो धन्यवाद करती है और अंधेरे का नायक यानी डार्कनेस हीरो टोका से कहता है कि वो गॉडेस से बदला ले उसके नाम पर और सब आत्माएं हवा में विलीन हो जाती हैं। टोका सोचता है कि वो किसी जिम्मेदारी से बांधा नहीं है कि वो मरे हुए लोगों की बात माने और दूसरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो वैसे भी गॉडेस से बदला लेने वाला है। वो सोल ईटर के माथे से वो क्रिस्टल निकालता है और उसका उपयोग करके रुइंस का दरवाजा खोलता है और आखिरकार वो इन रुइंस से बाहर निकल ही जाता है। राज्य की राजधानी के बाहर एक वन में टोका की बची हुई टीम अपना लेवल बढ़ाने के लिए राक्षसों का शिकार कर रही थी। सोगा एक राक्षसी कुत्ते का पीछा तलवार के साथ कर रहा होता है। कीरी अपनी यूनिक स्किल का उपयोग करके राक्षसों को जला रहा है और वो लेवल 18 तक पहुंच गया होता है जैसे कोई बॉस हो, लेकिन अभी भी अपने हीरो टोका से बहुत ही ज्यादा पीछे होता है। एक दूसरी जगह पर नर्ड यासु जिसका स्वभाव बहुत बिगड़ा और अजीब है अपनी काली आंख से राक्षसों को जला रहा होता और उनकी मरती हुई चीखों को सुनकर बहुत ही ज्यादा मजे ले रहा होता है। पर इन सभी से बहुत दूर एक शर्मीली और निर्दोष लड़की कोबा थी जो किसी भी राक्षसों को नहीं मार पा रही थी। पर एक बदतमीजी लड़की आसाजी उससे कह रही थी कि अगर उसने राक्षसों को नहीं मारा तो उसकी जान जा सकती है क्योंकि ये देवी की पहली परीक्षा है। आसाजी कोबा को अपने सख्त नियंत्रण में रखती है और कहती है कि पूरी क्लास जल्दी ही अपने स्वार्थ के कारण अलग अलग गिरोहों में टूट जाएगी। आसागी जो बी रैंक की उसका प्लान था कि वो अपना एक ग्रुप बनाए जिसमें लड़कियां उसके पीछे चलेंगी। उसे पता है कि कोबा एक नीचे दर्जे की डी रैंक वाली है, इसलिए ना तो वो कीरी के ग्रुप में शामिल हो सकती है और ना ही किसी दूसरे शक्तिशाली टीम में। आया कभी उसे नहीं रख सकती क्योंकि वो बहुत ही जल्द मरने वाली है, ऐसा आसागी का कहना होता है। कोबा घबराने लगती है पर आसाजी उससे कहती है कि छोटी बातों की चिंता छोड़ दो। वो सिर्फ चाहती है कि कोबा उसकी प्यारी छोटी पेट बने, इसलिए उसने अपने ग्रुप से एक राक्षस को फंसा कर रखवाया होता है ताकि कोबा उसे आसानी से मार सके। आसाजी कोबा से कहती है कि उसे उस राक्षस को मारकर वीसीएस की परीक्षा पास करनी ही होगी, नहीं तो उसका हाल भी टोका जैसा होगा। कोबा किसी लाचार राक्षस को मारना तो नहीं चाहती थी पर आसागी बार बार दबाव डालती रहती है, उसका हाथ मजबूरी में चलवाती है और आखिरकार कोबा हार मानकर राक्षस को मार ही देती है। पर इस हिंसा से वो बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट जाती है और रो पड़ती है सोचती हुए कि वो टोका की मदद नहीं कर पाई जैसा वो चाहती थी क्योंकि टोका असली दुनिया में एक घायल जानवर की भी बहुत ही ज्यादा परवाह करता था। आसागी तभी होश में लौट आती है और पेट में उठते दर्द से उसे याद आता है कि कैसे गॉडेस ने उसे घूंसा मारकर बेहोश कर दिया था और टोका को मरने को भेज दिया था। ये याद करके वो एक भी पल बर्बाद नहीं करती और सीधा देवी वीसीएस के सामने जाती है जो अभी भी कमजोर एक्टिंग दिखाती है, नाटक कर रही होती है। वो कहने लगती है कि टोका को खतरे में भेजना उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा दुख की बात थी पर ये उनके राज्य की नीति है तो वो कुछ नहीं कर सकती। पर वो कहती है कि टीम के सबसे कमजोर सदस्य को हटाने का ये पूरा रिवाज अभी भी जारी रहेगा और जब आया का बेहोश थी तब वीसीएस ने उन कमजोर लोगों को भेज चुकी है टोका के जैसे मरने के लिए, क्योंकि जो लोग भी एक राक्षस को नहीं मार सकते उन्हें भी बहुत दूर भेज दिया जाएगा। आया का अब डेविस के लिए गुस्से से भर उठती है और उसे कहने लगती है कि उसका काम करने का तरीका बहुत बिगड़ा हुआ है। वीसीएस हंसकर बात टाल देती है कहकर कि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है पर वो उन्हें खुश करने के लिए हमेशा झुकती तो नहीं
रहेगी तब आया का एक बढ़िया सुझाव देती है कि एक ऐसे रैंक हीरो के नाते वो मेहनत करेगी, उन लोगों का बोझ उठाने की जिम्मेदारी लेगी जो खुद ये काम नहीं कर पाते। इसके बदले वो चाहते हैं कि विशेष उन्हें परीक्षा से पीछे हटा दे। विशेष इस विचार से सहमत हो जाती है और आयाका से हाथ मिलाने को कहती है, जैसे दोनों पुरानी बातें भूलकर नई दृष्टिकोण के साथ शुरुआत कर रहे हो। इसी दौरान छोड़े गए खंडरों के पास अंधेरे वनों में एक औरत अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे लुटेरे पड़े होते हैं उसकी जान लेने के लिए। पर वो गलतियां करती जा रही थी और उन लुटेरों को अपने पीछे आने के आसान निशान छोड़ते जा रही थी। लुटेरे ये सोचकर उसे भागने दे रहे थे कि आखिरकार वो लड़की थकान के मारे धीमी हो ही जाएगी और वो लोग उसे आसानी से पकड़कर डाटा ट्रांसफर करेंगे, फिर उसे मार देंगे। इसी समय टोका भी उन्हीं खंडरों के बाहर कदम रखता है। वो अपने स्टैट चेक करता है और देखता है कि उसका माना 59,000 से भी ज्यादा हो गया। पर अभी उसकी ज्यादा दिलचस्पी अपनी स्किल की डिटेल समझने में थी। उसे पता चलता है कि वो अपनी पैरालाइज स्किल को पूरे शरीर पर नहीं बल्कि किसी विशेष अंग पर भी लगा सकता है और अपनी पॉइजन स्किल को कमजोर करके गैर मौत तक बना सकता है। वो सोचता है कि अगले राक्षस मिलते ही वो उन पर ये आजमाएगा। आगे बढ़ते हुए पेड़ों के पीछे से कुछ चीखों की आवाज सुनाई देती है। टोका झांक कर देखता है कि कुछ बड़े स्लाइम एक छोटे स्लाइम को डरा रहे हैं और उससे छोटे वाले पर दया आ जाती है। पर वो छोटा स्लाइम आम डरपोक बच्चे की तरह नहीं था, उसमें अपने दुश्मनों से लड़ने का हौसला था और वो वापस हमला कर रहा था। टोका सोचता है कि ये उसकी नई स्किल को आजमाने का सही मौका हो सकता है। वो सभी स्लाइम को पैरालाइज कर देता है, फिर बुली स्लाइम पर वो कमजोर पॉइजन लगा देता है। उसके बाद वो पॉइजन और पैरालाइज दोनों हटा देता है, जिससे बुली स्लाइम भाग जाते हैं। फिर वो छोटे स्लाइम की तारीफ करता है कि उसने अपने दुश्मनों का मुकाबला डटकर किया। टोका उसे कहता है कि वो उसे पैरालाइज से आजाद कर रहा है और उससे निवेदन करता है कि वो उस पर हमला न करे। वो स्लाइम को आजाद करके आगे बढ़ता है, पर स्लाइम उसका पीछा करने लगता है। टोका सोचता है कि शायद ये स्लाइम भी उसकी तरह समाज से दूर रखा गया है, इसलिए वो उसे अपना साथी बनाने का फैसला कर लेता है। टोका स्लाइम को अपनी हुड में रख लेता है ताकि वो उसके पीछे की देखभाल कर सके और किसी खतरे की सूचना दे सके। ये स्लाइम बहुत ही ज्यादा होशियार होता है क्योंकि वो टोका की हर एक बात समझ सकता है। इसी बीच टोका डार्कनेस किंग की कलाओं की किताब पढ़ता है, जिसमें उसे एक ऐसे दवा का नुस्खा मिलता है जो स्लाइम को भी बहुत मजबूत बना सकता है। टोका छोटे स्लाइम से बात करता है और उसे बताता है कि वो उन लोगों से बदला लेने की यात्रा पर है जिन्होंने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था और उसे अकेला मरने को छोड़ दिया था। फिर वो स्लाइम से पूछता है क्या वो फिर से उसके साथ चलना चाहता है, ये जानने के बाद भी, और तुरंत स्लाइम तैयार हो जाता है। टोका इस बात से बहुत खुश होता है और स्लाइम का नाम पिगी मारू रखता है। और स्लाइम को भी अपना नया नाम बहुत ही अच्छा लगता है। टोका आगे चल रहा होता है कि अचानक से वो उन लुटेरों से गिर जाता है जो उसे रहस्यमयी औरत का पीछा कर रहे होते हैं। ये लुटेरे उसे ठगने की कोशिश करते हैं क्योंकि टोका उन्हें रास्ते में मिल गया था, जिससे वो अपना मनोरंजन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लुटेरे का नेता टोका से कहता है कि अपनी सारी कीमती चीजें दे दे, तब शायद वो उसे ज्यादा सताएगा नहीं और बिना मारे जाने देगा। टोका डरा हुआ है क्योंकि लुटेरे अभी बहुत डरावने लग रहे हैं और उसने कभी इंसानों से लड़ाई नहीं की थी। पर लुटेरे इस बात पर बहस करने लगते हैं कि उन्हें लड़की को पकड़ना चाहिए या किसी अनजान व्यक्ति के साथ वक्त बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि उनका ये प्लान है कि वो उस लड़की को पकड़कर उसके साथ डाटा ट्रांसफर करेंगे, फिर उसे मारकर अपने काम के पैसे लेंगे। टोका इस मौके का फायदा उठाता है और धीरे से निकलने की कोशिश करता है, पर लुटेरों का नेता उसे रोकने को कहता है और हिलने से भी मना करता है। टोका हाथ उठाकर अपनी जान की भीख मांगता है, पर इससे लुटेरे का नेता और ज्यादा उत्सुक हो जाता है। उसे मार गिराने के लिए वो टोका पर हमला करने के लिए दौड़ता है, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि टोका सिर्फ नाटक कर रहा था इतनी देर से। टोका अपनी पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल करता है और लुटेरों के नेता को वहीं रोक देता है। फिर वो आराम से सब लुटेरों को बहुत ही ज्यादा गंदा और बुरा भला बोलता है, क्योंकि ये लुटेरे तो रुइंस के अंदर के राक्षसों से भी बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। पिगी मारू भी उन लुटेरों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। टोका कहता है कि ऐसे लोगों से मारने से उसे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो असल में खुश है क्योंकि वो धरती से कचरा जो साफ कर रहा है। वो सब लुटेरे पर पॉइजन का जादू चला देता है, जिससे सब लुटेरे मारे जाते हैं। तभी टोका को आसपास किसी दूसरे उपस्थिति का एहसास होता है। पता चलता है कि वो रहस्यमयी लड़की थी जो अपनी जाति की विशेष कला का इस्तेमाल करके एक आत्मिक कवच बुलाती है ताकि अपनी रक्षा कर सके। उसे भी टोका की उपस्थिति का एहसास हो रहा होता है। वो जानती है कि कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति आस पास ही है, लेकिन उसके होने का एहसास थोड़ा उलझन भरा लग रहा होता है। अब लड़की कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए वो अपनी तलवार हिलाते हुए आसपास की चीजें काटने लगती है। झाड़ी को चीरती है जहाँ पिगी मारू छुपा हुआ होता है। तभी टोका चुपके से उसके पीछे पहुंचकर उसे पैरालाइज कर देता है। तब लड़की पूछती है कि टोका क्या चाहता है। टोका कहता है कि वो बस कुछ जानकारी चाहता है क्योंकि वो क्षेत्र में अभी बहुत नया है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लड़की चारों और लुटेरों के बारे में पूछती है तो टोका सोचता है क्या ये लड़की उनके साथी थी। लड़की इस बात को झुठला देती है और टोका उसकी बात पर विश्वास कर लेता है क्योंकि उसे लड़की से लुटेरों जैसे दुष्ट भावना महसूस नहीं हो रही होती। टोका उसका पैरालाइज सिर्फ सर से हटा देता है ताकि वो बातचीत कर सके, पर उसे चेतावनी देता है कि अगर कोई भी हरकत उसने की तो वो उसे तुरंत समाप्त यानी मार देगा। टोका लड़की के सामने खड़े होकर कहता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करता, खासकर उन अनजान लोगों पर तो बिल्कुल भी नहीं जिनसे वो पहली बार मिल रहा है। इससे पहले कि टोका उससे सवाल करे, लड़की ही पूछ लेती है कि उन 4 लुटेरों का उसने क्या किया। टोका बताता है कि उसने उन सबको मार दिया और लड़की को इस बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो लुटेरे काफी शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि वो होली वचन नाम के ग्रुप से जो आते थे। फिर वो आगे टोका से पूछते हैं क्या उसने अकेले उनसे लड़ाई करके उन्हें मार डाला या किसी की मदद ली, पर टोका कोई भी विवरण देने से इनकार कर देता है। लड़की टोका पर भरोसा करती है और कहती है कि वो ईमानदारी से अब उसके सभी जवाब देगी। टोका उसके इस सहयोग से थोड़ा शांत होता है, पर अभी भी उसे पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं होता पैरालाइज स्किल से। बातचीत के दौरान टोका को पता चलता है कि वो ऑल्जा किंगडम के दक्षिणी वनों में फंसा हुआ है जो एलियन किंगडम से बहुत ही ज्यादा दूर है। इस लड़की से टोका को कई नई बातें पता चलती है और अंत में वो लड़की से पूछता है क्या वो इस फॉरबिडन मैजिक स्क्रोल को पढ़ सकती है। लड़की बताती है कि ये किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई है जिसे बहुत ही कम लोग पढ़ सकते हैं, पर वो एक ऐसे व्यक्ति को जरूर जानती
जानती है जो उसे पढ़ सकती है। वो टोका को एक डायन यानी विच के बारे में बताती है जो अपने ज्ञान के कारण अपने देश से ही निकाल दी गई थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लड़की टोका को बताती है कि अगर उसे उस डायन से मिलना है तो उसे गोल्डन डीमन फॉरेस्ट जोन जाना होगा, जो महाद्वीप के बीचों बीच एक खतरनाक क्षेत्र है। टोका मिलने वाली जानकारी के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और लड़की भी उसका धन्यवाद करती है कि उसने उन लुटेरों को मारकर उसे बचाया। टोका कहता है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी से दोनों का हिसाब अब बराबर हो गया है। लड़की उसे जाते हुए अच्छी कामनाएं देती है और टोका सोचता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा सच्ची और निर्दोष है, बिल्कुल उसकी आंटी की तरह है। इसलिए टोका उस लड़की को बता देता है कि पैरालाइज स्किल कुछ देर में खत्म हो जाएगी और वो अपने रास्ते जा सकती है। पिगी मारू टोका के कंधे पर बैठ जाता है और पूछता है कि उसने लड़की को क्यों नहीं मारा, तो टोका कहता है कि वो उन्हीं लोगों को मारता है जो उसे सामने से मारते हैं। और दूसरी बात, ये लड़की बहुत ही ज्यादा सच्ची और निर्दोष है, पर वो पिगी मारू को कहता है कि लड़की आजाद होते ही उन पर हमला कर सकती है, इसलिए तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। पिगी मारू तैयार रहता है किसी भी तरह से मदद करने के लिए। फिर दृश्य मिल्स नगर पर कट जाता है, जहाँ टोका शहर के दरवाजे पर पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश करता है। दरवाजे पर तैनात पहरेदार उससे सवाल पहलू करने लगती है। महिला पहरेदार पूछती है क्या वो एक भाड़ेदार सिपाही है, मतलब मर्सिनरी, जो डंजन को जीतने के आवाहन पर यहाँ आया है। टोका इस बात पर हाँ में सिर हिलाता है और शहर की तारीफ करते हुए कहता है ये जगह काफी बेहतरीन लग रही है। महिला पहरेदार को उसका शहर का नाम बोलने का अंदाज गवारों जैसा लगता है, इसलिए वो देहाती कहकर उसे चिढ़ाती, लेकिन फिर भी उसे अंदर जाने देती है, क्योंकि मार्किस जितने भी भाड़ेदार सिपाही मिल सकते हैं उनकी मदद लेना चाहता है एक बहुत ही जरूरी वस्तु डंजन से लाने के लिए। टोका सोचता है कि यहाँ की सुरक्षा काफी ढीली है, क्योंकि उन्होंने उसका सामान तक नहीं देखा। खैर वो सुकून महसूस करता है और एक सराय पर जाकर कमरा ले लेता है। सराय के मालिक से बात करते वक्त टोका देख लेता है कि वो उसे अजीब नजरों से देख रहा है, इसलिए टोका उसे थोड़े पैसे निकालकर कहता है कि लंबी यात्रा के कारण उसके कपड़े गंदे हो गए हैं और कुछ नहीं, और पूछता है क्या वो उसे कुछ साफ कपड़े दे सकता है और कपड़े धोने की जगह भी बता सकता है। पैसे देखकर सराय का मालिक खुश हो जाता है, तुरंत तैयार हो जाता है। नाम पूछने पर टोका अपना नाम झूठा हाटी बताता है। बाद में अपने कमरे पर कपड़े सुखाने के बाद टोका शहर घूमने निकल पड़ता है। उसे लगता है कि शहर काफी सुरक्षित है और यहाँ की दुकानें एक पारंपरिक पुराने जमाने के कल्पना के शहर जैसी लगती है। वो सोचता है क्या इनमें से कोई दुकान जादू के सामान भी बेचती होगी। फिर उसे एडवेंचर गिल्ड मिलता है, लेकिन वो आज के दिन की तलाश वहाँ ही समाप्त करके वापस सराय पर खाना खाने आ जाता है और वहाँ का भोजन उसे बहुत ही ज्यादा प्रिय लगता है। करीब बैठे एक शोर मचाते टोली की बातें सुनते हुए उसे काफी उपयोगी जानकारी मिलती है। वो लोग देश के सबसे शक्तिशाली नाइट रेजिमेंट पर बहस कर रहे होते हैं। आखिर में सब लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि बेओस एम्पायर के ब्लैक ड्रैगन नाइट सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि उन्होंने होली एम्पायर ऑफ ना को समाप्त कर दिया था। आगे वो ये भी कहते हैं कि उनके 5 ही नाइट एक फौज के बराबर है। उनके साथ मानव जाति का सबसे शक्तिशाली हीरो स्लेयर भी है। जितनी भी जानकारी टोका को चाहिए थी सब इकट्ठा करने के बाद वो अपने कमरे में लौट आता है और अपने